हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो आपकी बोर्ड एग्जाम का जो फरवरी में पेपर होने वाला है वो 18 फरवरी को आपके हिंदी का पेपर है और हिंदी पेपर आपका पहला पेपर है और यही पेपर आपके आने वाले 4 पेपर्स को डिसाइड करेगा। मतलब अगर ये पेपर अच्छा जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और अगर ये पेपर बिगड़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आज की क्लास में जो आपको वायरल पेपर कराने वाला हूं, एक ऐसा पेपर आप मान सकते हो जो आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ यहां से क्वेश्चन दिखाई देंगे और आप ये मान लो कि ये पेपर आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाओगे। ये प्रश्न पत्र मैं ऐसा छांट कर प्रश्न पत्र लाया हूं कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसमें जो भी मैं आपको निबंध, जो भी पत्र आपको दिखाई पड़ेंगे, जो भी व्याकरण आपको दिखाई पड़ेगी, उसको छोड़ना नहीं है भैया। एक एक प्रश्न को अपने दिमाग में यहां डालना है और यहां पर छप जाए, इस तरीके से करना है। तो बिल्कुल भी बिना देरी किए हुए आप देख लो, हमारे सामान्य हिंदी का पेपर है और भैया ये पूरे 100 नंबर का आता है। हिंदी का पेपर टफ नहीं होता है, याद रख लो। हिंदी का पेपर टफ नहीं होता, हिंदी का पेपर बस लेंदी होता है। आपको फिक्स टॉपिक होते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते। बहुत से लोगों ने प्री बोर्ड के पेपर में टाइम मैनेजमेंट ना करके पेपर को बिगाड़ दिया। तो आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी करना है और किस तरीके से करना है मैं पूरे पेपर में आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हमारे इस पेपर को। और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इस क्लास को शेयर कर दो और स्टेटस लगा दो, एक लाइक कर दो भैया। और हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा? सामान्य हिंदी का। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो कि यह प्रश्न पत्र जो होगा हमारा 2 खंडों में बटा हुआ होगा और वो होंगे खंड का और खंड खा। भैया आप अगर क्वेश्चन हमसे पूछोगे कि भैया आप पे कितने मार्क्स आए हिंदी के अंदर, तो मैंने 93 नंबर स्कोर किया है आपकी हिंदी में, आपके प्यारे हिंदी के विषय में 93 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। भैया कैसे स्कोर किया? बस वो तरीके मैं आपको बता दूंगा। भैया वो तरीके क्या हैं कि आपको एमसीक्यू एक भी नहीं छोड़ना। कैसे लिखना है भैया, निबंध कैसे लिखना है, आपको पत्र लेखन कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में एनालाइज करके बताऊंगा। आप भी 93 नंबर ला सकते हो, आप भी 90 प्लस नंबर ला सकते हो। मेरी तरह आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने आप से मत हारना, कोई क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, ट्रस्ट योरसेल्फ भैया, ट्रस्ट योरसेल्फ। आइए डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक्स क्या है भैया। हमारा पहला नंबर जो खंड का है, खंड का की शुरुआत किससे होती है भैया? एक बेहतरीन चमचमाते हुए एमसीक्यू से। हमारा खंड का जो है, खंड का की शुरुआत बहुविकल्पी प्रश्नों से होती है, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होती है। तो 5 आपको गद्य में क्वेश्चन मिलेंगे और 5 आपको पद्य में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं भैया। पुनर्नवा अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। मैंने बहुत बार आपको कराया है और अगर आपने नहीं किया तो आपको मैं दोबारा से हिंदी की 100 महत्वपूर्ण रचनाएं करा दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो पुनर्नवा अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चारों प्रश्नों को देख लो। अगर 2025 में 26 में ये प्रश्न आया तो मुझसे मत बोलना भैया ये 2026 के कम से कम 2 से 3 सेट के अंदर आएगा। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें और भी ऑप्शंस को देखना है, लेकिन आपका सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न, महके आंगन चहके द्वार, इसके लेखक कौन है भैया? आप समझ लो, आप याद कर लो इस चीज को। जो रचना है आपकी ये महत्वपूर्ण है कि महके आंगन चहके द्वार, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, आपको 1 नंबर मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया एमसीक्यू है भैया, एक एक नंबर के प्रश्न है, छोड़ देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। भैया जान लो, गलत कर दोगे तो यहां से आपने सुना होगा, आपने बहुत जगह पर यूट्यूब पर सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एग्जामिनर के सामने अगर अपना पहला ही इंप्रेशन गलत डाल दोगे तो वो बहुत बैड इफेक्ट डाल देगा भैया। अगर आपकी 10 रचनाएं सही है ना तो एग्जामिनर ये समझेगा कि ये लड़का ब्रिलियंट है, इसको ये बहुत गहरे में है, उथले में नहीं है लड़का। तो आपका वो अंदाजा लगा पाएंगे। आप एग्जामिनर के सामने नहीं हो, आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने है। कुछ भी करो, बस एमसीक्यू में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, मेरी साफ कहना है आपसे। महके आंगन चहके द्वार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना भैया किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। आपको याद रखनी है, भूलनी बिल्कुल नहीं है। काम करो, कॉपी पेन लो, उसमें रचनाओं को लिख लो और कहीं दीवार पर चिपका लो, आपका काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। गा नंबर क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है भैया? संस्कृति के 4 अध्याय कौन है भैया? रघुवीर सिंह जी हैं या हमारे पास डॉक्टर श्याम सुंदर जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं?
है। तो भैया संस्कृति के 4 अध्याय कौन है भैया? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न क्या है? घ नंबर क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया मजे से, पांचों क्वेश्चन को मजे से डिस्कस करेंगे, आराम से रिलैक्स से करेंगे भैया। क्या बोल रहा है हमारा घ नंबर प्रश्न? क्या है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है भैया। जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनके द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपका होगा हंस पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, करमवीर पत्रिका, धर्मयुग पत्रिका। तो आप याद रखना, आप लोग इसको भूलना नहीं है भैया। हंस पत्रिका जो है, हंस पत्रिका जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित पत्रिका है। और याद रखना सरस्वती पत्रिका के बारे में भी प्रश्न बन सकता है, हाई स्कूल में प्रश्न बनता है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित हुई है, तो सरस्वती पत्रिका को भी याद रखना आप लोग। हमारे पास रा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है? स्मृति लेख, आंगन के पार द्वार, एक बूंद सहसा उछली या अपने अपने अजनबी। तो याद रखना अज्ञेय जी की रचनाएं जो होती हैं बहुत क्रिएटिव रचनाएं होती हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। तो अज्ञेय जी की रचना कौन सी होगी? एक बूंद सहसा उछली भैया। क्या याद रखना आप लोग? एक बूंद सहसा उछली इनकी रचना है। कौन सी है? एक बूंद सहसा उछली। आप याद रखना, कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, हमने 5 रचनाओं को डिस्कस कर लिया। हमारी पहली रचना दूसरे नंबर की पहली रचना मतलब 6वें नंबर की रचना क्या बोल रही है? 6वें नंबर की रचना क्या है भैया? चिदंबरा कृति के रचनाकार कौन है? चिदंबरा याद रखना भैया, सिंपल सी रचना है। चिदंबरा कौन है भैया? सुमित्रा नंदन पंत जी। चिदंबरा के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी। आइए आगे की रचनाओं को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आगे की रचना है भैया खा नंबर रचना। खा नंबर क्या है भैया? खा नंबर कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है भैया? जो कामायनी है, कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है। तो कामायनी किस युग की रचना भैया? छायावादी युग। भूलोगे नहीं, भूलना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप पिछले 10 सालों को देखोगे तो कम से कम 10 बार आया क्वेश्चन ये, और कोई आपको नहीं बताएगा भैया कि कामायनी महाकाव्य किस युग का है। तो ये छायावादी युग का महाकाव्य माना जाता है। गा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरे सप्तक का प्रकाशन भैया हर साल आता है। तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है? इसका द्वितीय प्रकाशन कब हुआ? तृतीय प्रकाशन कब हुआ भैया? तो याद रखना तार सप्तक का तृतीय प्रकाशन भैया तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1959 में भैया। 1959 में तार सप्तक के तृतीय प्रकाशन माना जाता है 1959 में। भूलना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट अगला वाला प्रश्न क्या है भैया? अगला नंबर घ नंबर क्वेश्चन क्या है? घ नंबर रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर उनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको उर्वशी पर। डा नंबर क्वेश्चन क्या भैया? राम की शक्ति पूजा, इसके रचनाकार कौन है भैया? आपको याद रखनी रचना। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? आपको याद रखना है निराला। तो भैया निराला का मतलब क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमने यहां पर गद्य के 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन पद्य के किए, मतलब कि आपको 10 नंबर के एमसीक्यू यहां से तैयार हो गए। तैयार हो गए ना? बिल्कुल। अब आपके एमसीक्यू तैयार हो गए हैं। अब आपको गो थ्रू करना है गद्यांशों के ऊपर और पद्यांशों के ऊपर। गद्यांश जो होगा आपको 10 नंबर का आएगा, पद्यांश जो होगा वो भी आपका 10 नंबर का आएगा। तो 20 नंबर आपको यहां से पक्के करने हैं। मतलब खंड का जो है, खंड का को कम से कम 1.5 घंटे के अंदर निपटाना है आपको, तभी आप खंड खा की तरफ बढ़ पाएंगे। वरना भले ही आपको पेपर आता है, भले ही आपको निबंध आता है, पत्र आता है, आपको रस छंद अलंकार आते हैं, तो फिर भी नहीं कर पाओगे। दिक्कत कहां आएगी? आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, मेन दिक्कत यहां पर आएगी। तो आप देख लो भैया, सबसे पहले गद्य नंबर का मिलेगा, और गद्यांश में दिमाग नहीं लगाना भैया, गद्यांश में कोई दिमाग नहीं लगाना। गद्यांश में बस आपको फोकस करना है संदर्भ पर। अगर आपने संदर्भ सही कर दिया ना तो आपको 2 नंबर का संदर्भ मिलेगा, और ये मान लो कि आपके 10 में 10 नंबर पक्के हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल आपको 10 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको कैसे लिखना है कि संदर्भ का मतलब कि जो गद्यांश आपको है वो किस चैप्टर से लिया गया गद्यांश है। आपको गद्यांश में केवल इतना बताना है कि ये चैप्टर इस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के ये राइटर हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बार बार भाषा शब्द का आ रहा है भैया, इसमें बार बार भाषा शब्द का उपयोग हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये चैप्टर हमारा, ये जो गद्यांश हमारा आया है वो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से आया है। तो आप लिख दोगे कि भैया हमारे इस चैप्टर का नाम ये है और इसके रचयिता जो है वो ये है। भैया आप याद आराम से लिख दोगे।
में कोई भी हो, एग्जाम्पल के तौर पर हमारा ये है, इसमें हमारा राष्ट्र का स्वरूप हो, इसमें हमारा अशोक का फूल हो, कुछ भी हो आप आराम से लिख दोगे और इस तरीके से आप पहचान पाओगे किस तरीके का है। जिस भी चैप्टर का होगा उसके कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आपको दिए जाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद रेखांकित अर्थ की व्याख्या कैसे करनी है भैया, व्याख्या आपको कैसे करनी है, आप लिखोगे कि लेखक कहते हैं, उसके बाद इन शब्दों को, जो ये शब्द है ना, इन्हीं शब्दों को कॉपी पेस्ट कर दोगे। व्याख्या में क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, इन लाइनों को बस कॉपी पेस्ट कर देना, आपका काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। उसके बाद क्या है भैया, भाषा की इकाई क्या है, उसके बाद दैनिक व्यवहार में किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये सारे उत्तर आपको इसके अंदर आपको चुटकियों में मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा बहुत खोजना है, आपको आराम से आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं आ रहा बाई द चांस, कारण बन सकता है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है भैया, अब आप सोचोगे कि मुझे तो 10 नंबर मेरे छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। गद्यांश में आपको अथवा मिलेगा, पद्यांश में भी आपको अथवा मिलेगा, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। मतलब अगर आपको ऊपर वाला गद्यांश नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला कर लेना। अगर भैया आपको दोनों आ जाएं, अगर आपको दोनों आ जाए तो आप दोनों कर सकते हो या नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। अगर आपको दोनों आ रहे हैं, बहुत से लोगों को दोनों आ रहे थे, मुझे भी दोनों वहां पर आ रहे थे, लेकिन मैंने केवल एक किया, नीचे वाला। तो आपको जो ज्यादा अच्छे से आए केवल एक करना है, और वो जो आपको ज्यादा अच्छे से आए, ये वाला देख लो भैया। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, तो इसको भी कर लेना भैया। इसमें लेखक और शीर्षक का नाम पूछा गया है, बार बार इसमें अशोक का फूल, अशोक का फूल बार बार बोल रहा है, तो अशोक, अशोक शब्द इसमें आया है, तो इसका मतलब भी है अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप बोल देना इस चैप्टर से ये अध्याय आया है और ये इस चैप्टर के राइटर हैं, आप आराम से लिख दोगे। और उसके बाद जो ये आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप आराम से इसमें ढूंढोगे, आपको मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला आपका आता है भैया, अगला पद्यांश। देखो पद्यांश थोड़ा टफ होता है एज कंपेयर टू गद्यांश, पद्यांश थोड़ा टफ होता है। पद्यांश में आपको पहला पद्यांश ये मिलेगा कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है। मनुज, मनुज का मतलब मनुष्य, या कह भैया कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है। मनुज का मतलब मनुष्य है, कि ये जो मनुष्य होता है ना, ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य का मतलब सुंदर प्रकाश है, कुछ छिपा ना सकते जिससे भूमि और आकाश। इस मनुष्य से कोई भूमि और आकाश कुछ नहीं छिपा सकते हैं। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्यम है, और इसकी जो शिखाएं हैं, जिसकी जो चोटी है भैया, वो बहुत प्रचंड है। उद्यम का मतलब बहुत प्रचंड है। कर रहे जिसको चर अचर भक्ति युक्त प्रणाम, मतलब जो मनुष्य होता है उसको जैव और अजैव दोनों भक्ति युक्त प्रणाम करते हैं। उसके बाद यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, मनुष्य जो होता है वो सृष्टि का एक श्रृंगार माना जाता है। ज्ञान विज्ञान का आलोक का प्रचार आगार है भैया, ज्ञान विज्ञान के प्रकाश का आगार। आलोक का मतलब प्रकाश, प्रकाश का आगार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है श्रेय भैया। व्योम मतलब आकाश से पाताल तक सब कुछ इसको ही श्रेय जाता है। और यह ना परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय, और ये उसका परिचय नहीं है केवल, और ना ही उसको ये क्रेडिट मिल रहा है, ना ही उसका ये श्रेय है। तो ये किस पाठ से लिया गया है, इसका संदर्भ क्या है, तो पाठ का नाम है अभिनव मनुष्य भैया। बार बार मनुष्य शब्द आया है, बार बार मनुष्य शब्द का यूज हुआ है, तो ये चैप्टर कौन सा है भैया, हमारे अभिनव मनुष्य चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं, जो कवि हैं, आप कवि का नाम लिख देना, और उसके बाद आप आराम से इन प्रश्नों की व्याख्या कर देना। अथवा आपको इसमें भी मिलेगा भैया, अथवा इसमें भी मिलेगा, तो आपकी मर्जी है, आप ऊपर वाला करो तो कर सकते हो, अगर नीचे वाले करना हो तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। उसके बाद आपके पास आता है भैया ये एक ऐसी चीज है तो फिक्स होती है भैया, साहित्यिक परिचय फिक्स होता है भैया। और साहित्यिक परिचय आपको 3 पेज में, 2 पेज में नहीं करना भैया, आपको कोशिश करना है कि आपको साहित्यिक परिचय केवल और केवल 80 शब्दों में देना है। मैं रियल बता रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन पेपर में दी गई कोई भी गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे, अगर आप वर्ड्स लिमिट्स को प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आपके नंबर कट सकते हैं भैया। प्रश्न क्या बोल रहा है, आप प्रश्न क्या बोल रहा है इसको देख लो, कि आप साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 3 + 2 = 5। 3 नंबर आपको मिलेंगे साहित्यिक परिचय पर, और 2 नंबर मिलेंगे आपको उनकी कृतियों के उल्लेख करने पर। आप याद रखना और आराम से आप कर पाओगे। साहित्यिक परिचय कौन से होंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप शुरुआत के कोई 3 कर लो भैया, शुरुआत के कोई 3 कर लो, आपका फंस जाएगा वहां से। इनको करने के बाद इनकी कम से कम 3 कृतियां याद रख लेना, कोई घाटा नहीं होगा।
2 कृतियां तो लिखनी ही लिखनी है आपको। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 3 कृतियों को याद कर लेना, कम से कम 3 याद कर लेना। बाय द चांस जब एग्जाम हॉल में हम पहुंचते हैं तो वहां एक अलग प्रेशर हमारे पास होता है, स्ट्रेस होता है, तो वहां हम कुछ रचनाएं भूल भी सकते हैं। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए 3 रचनाएं याद कर लेना, कम से कम 2 तो आपको याद वहां पर आ ही जाएंगी। उसके बाद आपके पास ये आता है खा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए। अभी हमने लेखक का देखा था और सेम ऐसा कवि में भी आता है। तो कवि में आपको महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर याद कर लेना, जयशंकर प्रसाद याद कर लेना, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध तैयार कर लेना। तो ये 3-4 आप याद कर लेना, आपका काम चलेगा नहीं भैया, स्पीड में 100 की स्पीड में काम दौड़ेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है भैया हमारी कहानियां। कहानी मैंने आपको कराई है, पंचलाइट कहानी कराई है और मैंने आपको बहादुर कहानी कराई है, अभी उस दिन कराई थी, यूट्यूब पर ही कराई थी। तो आप इस चीज को देखो और हमारे प्रश्न में आराम से हमारे क्वेश्चन पेपर में ये आ चुकी है भैया। कहानी कौन सी आई है? बहादुर कहानी आ चुकी है। पंचलाइट कहानी हो भैया या लाठी, आपको अगर इन दोनों में नहीं आती, आपको मैंने पंचलाइट कराई है, आप ये कर देना। अगर आपको पंचलाइट भी नहीं करनी, आपको करना है नेपाली लड़के बहादुर की कहानी, तो बहादुर का सारांश लिख दो, 5 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अधिकतम शब्द सीमा 80। ऐसा नहीं है कि 3 पेज में कर रहे हो, 2.5 पेज में कर रहे हो, केवल और केवल 80 शब्दों में। प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न को फॉलो करो भैया, जो प्रश्न बोले ये मानना है आपको। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर अपने उत्तर को लिखे। ये आपके डिपेंड करता है आपके जिले वाइज, जो आपके जिले में खंड काव्य चलता है आप उसको लिखोगे भैया, आप अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है। अगला वाला जो आपका खंड काव्य है वो अपने जिले के हिसाब से ही करना है, इसको याद रखना। अगर आप कोई दूसरा कर दोगे जो आपके जिले में नहीं चलता, तो भले ही आप उसको सही कर रहे हो, फिर भी आपको नंबर वहां पर नहीं मिलेगा, ये याद रखना। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? खंड काव्य के बाद आएगा हमारा खंड खा। बहन आपने खंड का के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, अब हम बात करेंगे खंड खा में। तो खंड खा में आपको मिलेगा एक गद्यांश, आपको इसमें भी अथवा मिलेगा। तो गद्यांश लिखना पड़ेगा आपको, इसका संदर्भ और आपको इसका हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। 2 गद्यांश मिलेंगे, केवल आपको एक करना है। 2 गद्यांश मिलेंगे, आपको केवल एक करना है और आपको 7 नंबर मिलेगा। 2 नंबर मिलेगा संदर्भ का और 5 नंबर मिलेगा आपको इसकी व्याख्या का। आप इसमें 3 चैप्टर तैयार कर लो। पहला आपको संस्कृत भाषा महत्वम तैयार कर लो, महामना मालवीय याद कर लो, जातक कथा कर लो। केवल 3 चैप्टर में काम चल जाएगा भैया। उसके बाद आपको आता है भैया संस्कृत भाषा, इसमें आपका महामना मालवीय से आ गया। ये देखो मैंने बोला केवल 3 चैप्टर, उसके बाद मत सोचो, केवल 3 चैप्टर ये कर लिया आपने। उसके बाद आपके पास आते हैं संस्कृत पद्यांश, और संस्कृत पद्यांश में केवल एक चैप्टर। कौन चैप्टर? सुभाषित रत्नानी चैप्टर। सुभाषित रत्नानी कर लो भैया, आपके 7 नंबर पक्के। सुभाषित रत्नानी करने पर आपको 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे आराम से। अब आता है आपका ग्रामर पोर्शन भैया। ग्रामर पोर्शन भैया मजेदार पोर्शन होता है। ग्रामर को देख लेते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें केवल एक का करना है, आपको 4 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, चारों में चारों का नहीं करना भैया, 4 में केवल एक करना है। एग्जांपल के तौर पर ऐसे हमें ये आसान लग रहा है, दाल में काला होना मतलब क्या? इसका संदेह होना। इसका मतलब क्या होता है? संदेह होना। मतलब राहुल को देखकर उसकी वेशभूषा को देखकर मेरे मन में आया कि दाल में तो कुछ काला है। दाल में काला होना मतलब संदेह होना, याद रखना। उसके बाद आपको मिलेगा एक स्व अपठित गद्यांश भैया, अनसीन पैसेज, 5 नंबर का होगा, बहुत आसान होगा। और इसमें भी आपको एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके नीचे भी आपको एक अथवा मिलेगा। आपको ये नहीं आता तो अथवा वाला कर लो, आपको फायदा ही फायदा है। देख लो कैसे मिलेगा भैया, अथवा वाला। तो ये वाला पैसेज आपको मिल गया। उसके बाद आपको अगर ये नहीं आता तो भैया आपको एक अथवा वाला पैसेज मिलेगा, अथवा वाला ये कर लेना, अथवा वाला, ठीक है। इसको करने के बाद आपको क्या भैया करना पड़ेगा? इसको करने के बाद आपके पास आएगा नेक्स्ट, आपको अब आएगा ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में पहला शब्द क्या है भैया कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सही शब्द का चयन करें। पुरुष और परुष का अर्थ क्या होता है? तो पुरुष का मतलब आदमी और परुष का मतलब कठोर, तो आदमी और कठोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है भैया? उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि तरंग और तुरंग में क्या मतलब? तरंग का मतलब लहर होता है, तुरंग का मतलब घोड़ा, तो 12 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो आकाश, जैसे आकाश शब्द, तो आकाश के 2 अर्थ क्या होंगे? आकाश का अर्थ हो जाएगा अनंत, अनंत का एक शब्द हो जाएगा आकाश। अनंत का पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द आकाश होता है।
अनंत का पर्यायवाची विष्णु होता है भैया, विष्णु। तो क्या होगा, आकाश या विष्णु, याद रखना, बिल्कुल आराम से तैयार करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ग नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करें। तो जिसके पास कुछ ना हो भैया, निर्धन, अकिंचन, गरीब, अनाथ, तो जिसके पास कुछ ना हो उसको हम बोलेंगे अकिंचन, ना कि गरीब अनाथ कुछ नहीं, उसको अकिंचन बोला जाएगा। जो कहा ना जा सके अकथनीय कहलाएगा भैया, वो जो कहा ना जा सके अकथनीय कहलाता है। नेक्स्ट अगला वाला पॉइंट क्या है भैया, 1+1 आपको 2 नंबर मिलेगा, मतलब आपको 4 अशुद्ध वाक्य मिलेंगे और इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करना है, आपको 2 नंबर मिलेंगे। जैसे कि मैं सकुशल पूर्वक हूं, तो मैं सकुशल पूर्वक ना होके मैं सकुशल हूं, ये सही माना जाएगा। उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद जैसे आपको ये देख लो, ये वाला कि उसका प्राण निकलने वाला है, वाला नहीं, उसका प्राण निकलने वाले हैं, इस तरीके से करना है। आप प्रातः काल के समय आइएगा, देखो काल का मतलब क्या होता है, समय, तो आप प्रातः काल आइएगा, यहां पर आप समय शब्द हटा देना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसके बाद आपके पास आएगा भैया रस, छंद और अलंकार, ये देख लो। अब आपको करना है यहां पर रस, छंद, अलंकार। वीर रस कर लो, करुण रस कर लो, आराम से स्थाई भाव सहित इनकी व्याख्या उदाहरण कर लो, दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद खा नंबर में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार आराम से कर लोगे, चौपाई, कुंडलियां, छंद आराम से कर लोगे। उसके बाद आता है भैया आपका 6 नंबर का टॉपिक जो कि होता है पत्र लेखन। आप याद रखना, चीजों को याद रखना, पत्र लेखन कौन सा करना है। तो बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को प्रार्थना पत्र, मोस्ट आईएमपी है। बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रबंधक को प्रार्थना पत्र, मोस्ट आईएमपी है। अपने गांव या शहर में फैली गंदगी के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र, मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद आपको याद रखना लास्ट, हमारा लास्ट क्या है, हमारे महत्वपूर्ण निबंध। निबंध जो है भैया वो 9 नंबर का है, पत्र आपका 6 नंबर का है, टोटल आपको 15 नंबर यहां से मिलेंगे और आपको टाइम मैनेजमेंट कर यहां तक पहुंचना ही पड़ेगा अगर आप टॉपर चुनना चाहते हैं। मेरा प्रिय खेल, नई शिक्षा नीति, उसके बाद आपको याद रखना है प्रदूषण की समस्या पर, विज्ञान वरदान या अभिशाप, दहेज प्रथा, तो इन सब चीजों पर आपको तैयार करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा पेपर आराम से देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में आपके अगले मॉडल पेपर, वायरल पेपर्स को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।